बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटिटस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के मुतालिक बात हो रही है और इस वक्त हम सॉलिड्स के पोर्शन में मौजूद हैं। गुज़श्ता वीडियो में आपने सॉलिड्स की दो टाइप्स पढ़ी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड्स थी, और उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और हमारा अख्ताम हुआ यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल्स क्रिस्टल्स को 7 सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स का मतलब है कि यूनिट सेल की बुनियाद पर कि यूनिट सेल किस तरह का है। यूनिट सेल के हवाले से गुज़श्ता वीडियो में हमने ये बात देखी कि यूनिट सेल के साथ क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स अटैच हैं, या हम कहते हैं क्रिस्टल डायमेंशंस अटैच हैं, यानी उसके 3 एजेस मौजूद हैं और 3 उसकी साइड्स 3 एंगल्स उसके मौजूद हैं। ये जो 6 वैल्यूज़ हैं, इनकी बुनियाद पर हम क्रिस्टल सिस्टम्स को यानी यूनिट सेल्स को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उनकी तादाद 7 बनती है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ये देखें, लेंथ्स ऑफ द 3 एजेस ए बी सी and their mutual angle alpha, beta and gamma. Alpha is the angle between B and C, beta is the angle between A and C and gamma is the angle between A and B. और ये आर्बिट्रेरली असाइन किया गया है कि जो A साइड है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जो B साइड है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है और C साइड अलॉन्ग Z एक्सिस मौजूद है। हेक्सागोनल के अलावा बाकी जितने हैं उनमें हो ये रहा है कि ये जो A साइड है वो 4 मरतबा रिपीट होगी, B साइड 4 मरतबा रिपीट होगी और C साइड भी 4 मरतबा रिपीट होगी। यानी इन तमाम में देयर आर 12 एजेस, ठीक है जी, और 8 कॉर्नर्स होंगे। बेटा इसको कॉर्नर कहा जाएगा, ये इस हिस्से को कॉर्नर कहा जाएगा, इस हिस्से को कॉर्नर कहा जाएगा। एंड कॉर्नर इज़ टेक्निकली कॉल्ड एज क्रिस्टल साइट और क्रिस्टल पोजीशन। यानी यहाँ पर कोई कैटाइन मौजूद होगा, कोई एनाइन मौजूद होगा, कोई न्यूट्रल एटम मौजूद होगा, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल मौजूद होगा, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि वो सॉलिड किस किस्म का है, जो कि हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कस करने ही वाले हैं। तो इन बुनियादों पर इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिफ़ाइन किया गया है और 7 क्रिस्टल सिस्टम अब आप देख सकते हैं। तो बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम ये आपने याद करने हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम, और ये इसलिए याद करने हैं कि इनमें से MCQ डेवलप होता है। इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है बेटा, कि पहला सिस्टम जो है ना वो क्यूबिक सिस्टम है, जिसमें A = B = C, यानी तीनों साइड्स बराबर हैं और उनके म्यूचुअल एंगल भी बराबर हैं और 90 डिग्री पर हैं, यानी एवरीथिंग इज़ सेम, तो वो क्यूबिक कहलाएगा। दूसरा सिस्टम ये होगा कि 2 साइड्स बराबर हैं, एक तीसरी लेंथ जो है ना वो थोड़ी सी लॉन्गर है, यानी A = B बट नॉट C। सी जो है ना वो लॉन्गर भी हो सकती है, शॉर्टर भी हो सकती है, और इस सिस्टम में भी एंगल अभी भी 90 डिग्री पर मौजूद हैं और इसको हम टेट्रागोनल का नाम देंगे। तीसरा सिस्टम जो हमारा ऑर्थोरोम्बिक कहलाता है, इसमें तीनों साइड्स अनइक्वल है, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल अब भी 90 डिग्री है। जैसे कि आप एक ईंट कह लें, एक डस्टर कह लें, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वो इस तरह की चीज़ों की शेप जो है वो आप कह सकते हैं कि ये ऑर्थोरोम्बिक कहलाएगी। इसके बाद बेटा हमारे पास रोम्बोहेड्रल साइड आती है। रोम्बोहेड्रल को आपने दोबारा क्यूबिक से रिलेट कर देना है। आप देखें क्यूबिक में A = B = C है, तो रोम्बोहेड्रल में भी A = B = C है, यानी तीनों साइड फिर बराबर हो गई हैं। यानी एक क्यूब को लेकर अगर आप किसी एक तरफ से उसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाएं तो क्यूब की शक्ल में थोड़ा सा बिगाड़ पैदा हो जाएगा, जैसे आप देख भी रहे हैं, इस वक्त डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। तो एंगल जो है ना वो अब थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंगल नाउ remains equal to each other, alpha is equal to beta equals to gamma but not equal to 90 डिग्री। 90 से वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एंगल, तो इसको हम नाम देंगे रोम्बोहेड्रल का। रोम्बोहेड्रल के बाद बेटा मोनोक्लिनिक आ जाता है। मोनोक्लिनिक में A is not equal to B is not equal to C, just like रोम्बोहेड्रल। ये तीनों आपस में बराबर, आई शुड से जस्ट लाइक ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक भी A, B और C आपस में बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक में भी A, B और C आपस में बराबर नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है बेटा कि ऑर्थोरोम्बिक में अल्फ़ा = बीटा = गैमा, यानी तीनों एंगल आपस में बराबर थे और 90 डिग्री पर मौजूद थे। लेकिन मोनोक्लिनिक में अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री पर मौजूद होंगे, जबकि गैमा जो है ना वो 90 डिग्री से लार्जर या स्मॉलर कहलाएगा।
उसके बाद बेटा आता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में बहुत आसान है ट्राइक्लिनिक सिस्टम को याद करना। इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में क्या है जी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा। ट्राइक्लिनिक में क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इज नॉट इक्वल टू गैमा, यानी कुछ भी बराबर नहीं और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम ट्राइक्लिनिक सिस्टम कहेंगे। जबकि बेटा हेक्सागोनल सिस्टम गैर मामूली तौर पर बिल्कुल डिफरेंट होता है। हेक्सागोनल सिस्टम में हमारी किताब के मुताबिक वो कहता है ए इज इक्वल टू बी है, लेकिन सी जो है ना वो या तो लार्जर है या स्मॉलर है, और ए और बी के दरमियान एंगल 120 डिग्री है, जबकि बी और सी के दरमियान और बी और ए के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। यानी दो एंगल अभी भी 90 डिग्री पर मौजूद हैं और एक एंगल जो है ना 120 पर चला गया है। ठीक है, आप अल्फा और बीटा को 90 कह सकते हैं और गैमा को 120 कह सकते हैं, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो ये हेक्सागोनल सिस्टम कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये था क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर यूनिट सेल्स। तो सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड आयोनिक सॉलिड्स हैं, कॉपर, आयरन ये मेटालिक सॉलिड्स हैं। सिमिलरली ग्लूकोज, शुगर और हमारे पास रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ऑल दीज आर मोलेकुलर सॉलिड्स। और इस तरह बहुत सारे और सॉलिड्स होते हैं जो कि इन क्रिस्टल सिस्टम्स के साथ अटैच हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं अपनी बुक में कि टेबल में जो बनी हुई है उसके साथ उसकी एग्जाम्पल्स भी कोट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी एग्जाम्पल्स याद कर लें, लेकिन एक एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लें कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो आप आसानी से हैंडल कर सकें। उम्मीद है कि आपको क्रिस्टल सिस्टम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बेटा, इनको ड्रा करने की प्रैक्टिस आपने मैक्सिमम करनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझ आ सके कि ये क्या है। ठीक हो गया। और मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल करें। जब आप मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल करके उसको ड्रा करेंगे तो आप बड़े अच्छी तरीके से ड्रा करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर आप सिंगल कलर में भी ड्रा कर लीजिएगा बाद में। अब हम बेटा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़नी बल्कि सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स की नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन हैं वो किस तरह। याद रखें, क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन की जाती है अपॉन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन दैम। यानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस कॉर्नर पर कोई ना कोई कैटाइन या एनाइन या एटम या मालिक्यूल इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। अब वो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, इस कॉर्नर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाले कॉर्नर को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा ना, कोई आयोनिक बॉन्ड होगा या कोई कोवलेंट बॉन्ड होगा या इस तरह की कोई और बात होगी। तो इस बुनियाद पर हमारी किताब में इन सॉलिड्स को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है और ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट होती है बेटा आयोनिक सॉलिड से। ये देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दैम। उनके दरमियान किस किस्म का बॉन्ड है। आयोनिक सॉलिड्स, उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है आयोनिक सॉलिड कि जी उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगा। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयर आर मैनी मोर, ढेर एग्जाम्पल जो हैं मौजूद हैं। याद रखें कि आयोनिक सॉलिड्स पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयोन्स पर मुश्तमिल होता है। यानी ये देखें, इस कॉर्नर पर अगर सोडियम पॉजिटिव आयन मौजूद है तो सामने क्लोराइड नेगेटिव आयन मौजूद है। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन मौजूद है तो यहाँ पर क्लोराइड नेगेटिव मौजूद है। यानी अल्टरनेटिवली मौजूद होंगे, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है। बहरहाल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ये मौजूद होंगे और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान क्या होगा जी, आयोनिक बॉन्ड मौजूद होगा। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद हैं जिन पर कूलम लॉ अप्लाई हो सकता है। और सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ढेर और एग्जांपल्स मौजूद हैं जो कि आयोनिक सॉलिड्स की हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं बेटा हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयोनिक सॉलिड्स पर। बेटा बात बड़ी सिंपल सी है। आयोनिक सॉलिड्स के मतलब ये बात आपने याद रखनी है कि दे डू नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट और इन गैस स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर कोई कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है तो समझ जाएं कि वो हर सूरत में किस शक्ल में मौजूद होगा, वो सॉलिड स्टेट में ही मौजूद होगा। और दे हैव अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न। यानी जो अभी 7 क्रिस्टल सिस्टम हमने पढ़े हैं
तमाम किस्म के आयोनिक सॉलिड्स इनमें से कोई ना कोई एक शेप फॉलो करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, वो हम डिस्कस भी करेंगे, एंड पर आपको नज़र भी आ रहा है एंड वाले कॉलम में कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनाता नज़र आ रहा है। इस तरह बहुत सारे और ये बनाएंगे। क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है और इनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, देयरफॉर दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। इसका आसान सा एग्जाम्पल या आप कह लें कि आर्गूमेंट कि जनाब सोडियम अपना जो आयोनिक सॉलिड्स हैं वो बड़े स्टेबल कंपाउंड है। तो बेटा खेड़ा के करीब जो साल्ट माइंस मौजूद हैं, ठीक है, वो कई लाख साल से मौजूद हैं। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें। इट मीन्स कि दे आर वेरी मच स्टेबल। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल है वो भी एक आयोनिक सॉलिड है और उसको कहीं ना कहीं पहाड़ वगैरह से तोड़ कर लाया जाता है और हम अपनी इमारतों में उसको लगाते हैं, वो स्टेबल है, कुछ भी नहीं होता। जिसकी वजह से दे आर वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैम इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयंस। तो इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं। और ज़ाहिर बात है जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे उनकी वॉलेटिलिटी यानी द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स बहुत पुअर होगी। डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये सॉलिड स्टेट में इंडिपेंडेंट individual neutral molecules like water molecule, like glucose molecule, like sugar molecule, like rhombic sulfur molecule ये exist नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ आयोनिक सॉलिड की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। एंड आयोनिक सॉलिड दर हकीकत क्या होता है बेटा, एक एग्रीगेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स का, ठीक है। ऊपर नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव आयोन्स मौजूद होते हैं। जैसे आप इस वक्त सोडियम क्लोराइड की पिक देख सकते हैं, इसमें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सोडियम के गिर्द क्लोराइड, क्लोराइड पे फिर सोडियम, सोडियम पर फिर क्लोराइड, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एंड देयर इज लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लोज पैकिंग, क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग, हमने पढ़ा अभी कि आयोनिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से आयन्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं एंड हैव अ क्लोज पैकिंग। और चूँकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल नहीं होते, इसलिए हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिख सकते तो फिर मॉलिक्यूलर मास की भी बात नहीं होगी, इसलिए इनकी आमतौर पर फार्मूला मास की बात होती है। यानी जब मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ तो सोडियम क्लोराइड का मैं जब लिखता हूँ 58.5 AMU, तो ये 58.5 AMU क्या है? इट इज़ नॉट द मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ द फार्मूला मास। क्यों फार्मूला में ऐसा? क्योंकि आयोनिक सॉलिड में पूरी सोडियम क्लोराइड की एक जाइजेंटिक क्रिस्टल में हर सोडियम के लिए एक क्लोराइड मौजूद है। यानी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो सोडियम आयन टू क्लोराइड आयन बन रही है वो है 1:1, जिसकी वजह से उसका फार्मूला मैस ही लिखा जाएगा जो कि 58.5 बनेगा। तो इनका फार्मूला मैस लिखा जाता है, जितने भी आयोनिक सॉलिड्स हैं सबका फार्मूला मैस लिखा जाएगा। आगे चलते हैं जी, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? मैंने अभी आपको बताया कि आयोनिक सॉलिड्स ये 7 के 7 क्रिस्टल सिस्टम में से कोई ना कोई एक सिस्टम शो करते नजर आएंगे। यानी दे ईदर बी एग्जिस्ट एज ए क्यूबिक और रोम्बिक और टेट्रागोनल और हेक्सागोनल और एट्सेट्रा, किसी भी शेप के हो सकते हैं। ये शेप डिसाइड किस पर होगी? वो कहता है दिस शेप इज डिसाइडेड बाय द रेडियस रेशियो ऑफ द कैटाइन टू द एनाइन। यानी एनाइन और कैटाइन के दरमियान जो रेडियस रेशियो डेवलप हो रही है उसकी बुनियाद पर जो है ना वो इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसकी एग्जांपल बेटा इस तरह से है कि अगर हमारे पास टेबल टेनिस की बॉल्स मौजूद हैं बहुत सारी, तो टेबल टेनिस की बॉल्स को थोड़ी थोड़ी एल्फी लगाकर आप उसको आपस में जोड़ना शुरू कर दें तो उन बॉल्स की मदद से आप बड़ी आसानी से एक क्यूब बना सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर आपके पास फुटबॉल टाइप कोई गेंद मौजूद है और काफ़ी सारी बॉल्स मौजूद हैं तो इस तरह ही आप उनको जोड़कर बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट क्यूब बना सकते हैं जैसा आपने उन बॉल्स की मदद से बनाया था। लेकिन अगर आप एक फुटबॉल और फिर एक टेबल टेनिस की बॉल और फिर एक फुटबॉल और एक टेबल टेनिस की बॉल लगाना चाहते हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि उसी शेप का क्यूब बनेगा जो पहले सिर्फ फुटबॉल की मदद से बनाया गया था या सिर्फ टेबल टेनिस बॉल से बनाया गया था, तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि अब रेडियस रेशो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। तो रेडियस रेशो ये डिसाइड करेगी कि क्रिस्टल का शेप क्या होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड
की रेडियस रेशियो बिल्कुल सेम है, यानी सोडियम आयन टू क्लोराइड आयन एंड हेयर फ्लोराइड आयन टू द सीजियम आयन, इनकी जब रेशियो निकाली जाती है तो बिल्कुल सेम रेशियो निकलती है, इसलिए दोनों फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं, बिल्कुल एक जैसी शेप रखते हैं, एंड देयरफॉर दे हैव द सेम ज्योमेट्री। नंबर 5 पे आता है जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट, और नंबर 5 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में से चंद एक एमसीक्यू के तौर पर आती हैं, और ये प्रॉपर्टी जो अब शुरू की है मैंने, ये बतौर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। आयोनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पेपर में सवाल पूछा जाता है, वाई आयोनिक सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो में से एक बात होनी चाहिए। नंबर 1, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, अगर वो सॉलिड है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए। आयोनिक सॉलिड्स में किसी किस्म का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। सिमिलरली जब तक वो सॉलिड है तो उसके आयॉन्स टाइटली हेल्ड हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से वो आयॉन्स भी फ्री नहीं है। तो देयरफॉर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में क्या लिखा हुआ है, नीदर दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर द फ्री आयॉन्स, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप आयोनिक सॉलिड्स को हीट करके इतना ज़्यादा हीट कर दें कि दे गॉट मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब हुआ कि वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो लिक्विड में लिक्विड आयोनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है जी, कि जब लिक्विड आ जाएगा वो, तो उसमें कैटाइंस और एनाइन फ्री टू मूव हो जाएंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे। तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द पैसेज ऑफ आयॉन्स, यानी आयॉन्स की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स उसमें से आएंगे, सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सिमिलरली अगर आप आयोनिक सॉलिड ऐसा ले लेते हैं जो वाटर सॉल्युबल है, एक्वा सोल्यूशन में बन जाता है उसका, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो फिर भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, यानी बाय वन और द अदर वे, इफ आयॉन्स बिकम फ्री एंड दे आर फ्री टू मूव, नाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। लेकिन जब तक वो सॉलिड है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये आयोनिक सॉलिड्स की पहचान है। नंबर 6, एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो कहता है व्हाई आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली ब्रिटल, यानी आयोनिक सॉलिड्स टूट क्यों जाते हैं, यानी आयोनिक सॉलिड्स के ऊपर जब फोर्स लगाई जाती है तो वो उसमें क्लीवेज प्लेन मौजूद होती है और वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। ऐसा कैसे कर लिया जाता है? तो बेटा आप देख सकते हैं इस वक्त डायग्राम आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि टूटने से पहले पॉजिटिव आयन के सामने नेगेटिव आयन है, नेगेटिव आयन के सामने पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के सामने नेगेटिव आयन है, और इस तरह लेयर्स पर लेयर्स बनती चली जा रही हैं, और हर लेयर में पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स मौजूद हैं, दूसरी लेयर में उसके अपोजिट आयन्स उसके सामने मौजूद हैं। यानी अगर पहली लेयर में सोडियम पॉजिटिव आयन मौजूद है तो उसके नीचे वाली लेयर में क्लोराइड उसके सामने, उसके नीचे फिर सोडियम आयन मौजूद है, उसके नीचे फिर क्लोराइड आयन मौजूद है, यानी अपोजिटली चार्ज आयन्स मौजूद हैं। तो अगर आप एक पोर्शन पर, जैसे आप डायग्राम देख भी सकते हैं, एक पोर्शन पर अगर आप स्ट्रेस सप्लाई कर रहे हैं आयोनिक सॉलिड के, तो वो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप फोर्स को एक डेफिनेट एक्सटेंट से इंक्रीज करेंगे तो लेयर थोड़ी सी स्लिप पास होगी। जैसे ही वो स्लाइड होगी, बिल्कुल भी थोड़ा सा वो स्लाइड हो गई, तो होगा क्या पॉजिटिव आयन के सामने पॉजिटिव आयन आ जाएगा, नहीं एक लेयर के पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा आगे खिसक गए, तो नीचे वाली लेयर के पॉजिटिव आयन के सामने ऊपर वाली लेयर का पॉजिटिव आ गया, नीचे वाली लेयर के नेगेटिव आयन के सामने ऊपर वाली लेयर का नेगेटिव आ गया, सारे पॉजिटिव के सामने और तमाम नेगेटिव के सामने तमाम नेगेटिव। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी देर पहले मौजूद थी, वो अचानक फोर्स ऑफ रिपल्शन में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन में कन्वर्ट होगी, और वहाँ से क्रिस्टल ब्रेक हो जाएगी, और इसी को क्लीवेज प्लेन का नाम दिया गया था, जो कि हमने गुज़श्ता वीडियो में डिस्कस किया था। आप किताब में से भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर अब आपको लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, यही बात यहाँ पर मौजूद है। नंबर 7 पर आता है जी रेट्स ऑफ रिएक्शंस। बेटा आयोनिक सॉलिड्स को जब पानी में डिज़ोल्व कर लिया जाता है, जो डिज़ोल्व होते हैं, यानी जिनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा। जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी आयोनिक सॉलिड रिएक्ट विद आयोनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, और द वेरी स्लो रिएक्शन विल टेक प्लेस। लेकिन when the ionic solids get converted into aqueous solutions,
और उनका एक्वा सोल्यूशन बना लिया जाए या बन जाए तो फिर द रेट ऑफ रिएक्शन आर एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म आयोनिक सॉलिड्स शो ना करें ये मुमकिन नहीं है। यानी आइसोमॉर्फिज्म का टॉपिक हम पढ़ चुके, पॉलीमॉर्फिज्म का भी टॉपिक हम पढ़ चुके। उनमें अगर आप एग्जाम्पल्स को सिर्फ रीड कर लेना तो आपको ये बात यकीन आ जाएगी कि ज़्यादा एग्जाम्पल्स आइसोमॉर्फिज्म की तो सारी एग्जाम्पल आयोनिक सॉलिड्स की हैं, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म की मेजर एग्जाम्पल्स जो हैं ना वो आयोनिक सॉलिड्स की ही लिखी गई हैं, क्योंकि आयोनिक सॉलिड ने एग्जिस्ट ही क्रिस्टल स्टेट में करना है, क्रिस्टलाइन स्टेट में एमॉर्फस वो होते ही नहीं है, इसलिए वो आइसोमॉर्फिज्म भी शो करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं। इन बातों को अच्छी तरह समझने के लिए सिर्फ एक आयोनिक सॉलिड हमारे सिलेबस का हिस्सा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जारी बात है क्या जी, आयोनिक सॉलिड है, बताने वाली बात नहीं। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब आप स्क्रीन पर सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल देख सकते हैं। बेटा यहाँ पर आपने ये देखा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स मौजूद हैं, इन हर कॉर्नर पर एक आयन ज़रूर मौजूद होगा, ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा ये जो ऊपर एक फेस बन रहा है इसके एन सेंटर पर एक आयन मौजूद होगा, ये लेफ्ट साइड पर एक जो फेस बन रहा है इसके भी एन सेंटर पर एक और आयन मौजूद होगा। इस तरह देर आर 6 फेसेस इन दिस क्यूब, और 6 फेसेस का मतलब है 6 और आयन मौजूद होंगे जो हर फेस के सेंटर पर मौजूद होंगे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। याद रखिएगा कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड मौजूद होते हैं और हर क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम होते हैं। ये 6 ही क्यों होते हैं, ये रेडियस रेशो की वजह से होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल देखें, फुटबॉल के इर्द गिर्द अगर आपने टेबल टेनिस की बॉल्स को जोड़कर लगाना है तो शायद प्रॉबली 20-25 तो लग ही जाएंगी जो आपस में जुड़ी भी हुई होंगी और फुटबॉल से भी जुड़ी हुई होंगी। लेकिन उसके कंट्रास्ट में या उसके कंपैरिजन में अगर आपने क्रिकेट की बॉल वही उस फुटबॉल के गिर्द लगानी है तो वो कम लगेंगी, और अगर आप उस फुटबॉल के गिर्द फुटबॉल ही लगाना चाहते हैं तो वो 4-5 ही आएंगे। तो ये रेडियस रेशो डिसाइड करेगी कि जनाब एक सोडियम के गिर्द कितने क्लोराइड आएंगे। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड होते हैं और हर क्लोराइड के गिर्द 6 सोडियम होते हैं, इसलिए इस क्रिस्टल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर बन रहा है वो है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉन्टेक्स्ट टू क्रिस्टल्स ये होता है नंबर ऑफ आयॉन्स प्रेजेंट अराउंड द ऑपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है जी। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लोराइड टू क्लोराइड डिस्टेंस अगर आप देखेंगे जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से निकाला जाता है 5.63 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम टू सोडियम भी यही है। तो फिर सोडियम टू क्लोराइड कितना होगा, जस्ट हाफ ऑफ दिस यानी 2.815 एंगस्ट्रॉम, ठीक हो गया जी। पॉइंट नंबर 5, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स डू एग्जिस्ट इन द वेपर फेज। सोडियम क्लोराइड में एक बड़ी गैर मामूली बात है कि सोडियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करें तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट होगा, लेकिन अगर आप उसको गर्म करना जारी रखें तो चंद एक मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में भी चले जाते हैं और NaCl के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। याद रखिएगा कि NaCl अगर वेपर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ आयोनिक बॉन्ड नहीं है, वहाँ उनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वो क्यों पाया जाता है वो चैप्टर नंबर 6 में जाकर डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से। अब आ जाता है जी पॉइंट नंबर 4 जो सेकंड लास्ट पॉइंट था। देयर आर 8/8 + 6/2 = 4 आयॉन्स ऑफ सोडियम एंड 4 आयॉन्स ऑफ द क्लोराइड पर यूनिट सेल। ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, ये मैंने भी लिख दिया। ये है क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये देखें, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल के कितने कॉर्नर नजर आ रहे हैं आपको, 8 कॉर्नर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर कॉर्नर पर कोई ना कोई आयन मौजूद होगा, यकीनन होगा। अगर यहाँ पर एक क्लोराइड आयन मौजूद है तो देखना ये है कि उस क्लोराइड आयन का कितनवां हिस्सा इस सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल का पार्ट है, क्योंकि ये एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के साथ जुड़ेगा, तीसरे यूनिट सेल के साथ जुड़ेगा, चौथे यूनिट सेल के साथ जुड़ेगा। यानी एक ये वाला यूनिट सेल, क्योंकि इसके 6 फेसेस नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी आसानी के साथ कम से कम 6 यूनिट सेल के साथ अटैच हो सकता है। तो एक कॉर्नर जो है, जैसे इस रूम का कॉर्नर नज़र आ रहा है, ठीक है, इस रूम के इस तरफ भी एक रूम है, इस तरफ भी एक रूम है, ऊपर भी एक रूम है, नीचे भी एक रूम है, आगे भी एक रूम है, पीछे भी एक रूम है। तो इसका जो एक कॉर्नर है, 1 कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। एक कॉर्नर
8 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ उस कॉर्नर पर जो एक आयन मौजूद है उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल का, बाकी 7/8 बाकियों के। ठीक है, इसलिए हमने लिखा 1/8। सर 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यानी ऊपर वाला 8 क्या कर रहा है, 8 कॉर्नर्स हैं यानी 8 आयन्स हैं। हर आयन का 1/8 पार्ट जो था ना उस यूनिट सेल का हिस्सा है और बाकी दूसरों के हैं। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 8 × 1/8 और 8 × 1/8 को आपने डायरेक्ट लिख दिया 8/8। ये प्लस 6/2 क्या कर रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है। हर फेस पर के दरमियान में एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड आयन मौजूद होगा, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। तो वो जो आयन है इट इज़ शेयर्ड विद 2 यूनिट सेल्स, कम से कम 2 यूनिट सेल के साथ वो शेयर हो रहा है। यानी उस एक आयन का 1/2 हिस्सा यानी हाफ हिस्सा एक यूनिट सेल का है और 1/2 दूसरे यूनिट सेल का है। इसलिए 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको आसानी के लिए हमने 6/2 लिख दिया। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 8/8 = 1, 6/2 = 3, 3 + 1 = 4, यानी 4 इसमें सोडियम आयन बनेंगे और 4 इसमें क्लोराइड आयन बनेंगे। इसलिए हम सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला यूनिट लिख रहे होते हैं वो लिख रहे होते हैं NaCl, यानी एक यूनिट सेल में 4 सोडियम आयन है और 4 क्लोराइड आयन मौजूद हैं। इसलिए उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके उसका फार्मूला यूनिट लिख दिया जाता है NaCl। तो बच्चों यहाँ पर हमारी आज की डिस्कशन इख्तिताम पजीर होती है। हमने आज की डिस्कशन में आयोनिक सॉलिड्स के मुतालिक और सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के मुतालिक बहस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोवलेंट सॉलिड्स और बाकी सॉलिड्स के मुतालिक बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।